हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12th के प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, जिसमें हम लोगों ने आइंस्टाइन के द्वारा किस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की और हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में एक दो न्यूमेरिकल किए थे, आज भी हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, किसी धात्विक सतह को पहले आज का पहला सवाल है किसी धात्विक सतह को पहले 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तथा फिर 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश से पहले कितना है 3000 तथा बाद में कितना है 6000 प्रदीप्त किया जाता है। प्रदीप्त किया जाता है, ठीक है। तथा यह प्रेक्षित किया जाता है कि इन प्रदीपनों के अंतर्गत उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा का अनुपात 3:1 है। धातु का कार्यफलन ज्ञात करो। ये सवाल है बच्चों अपना, काफी अच्छा सवाल है, ध्यान रखना बच्चों, एकदम अच्छे से इसको नोट करना पड़ेगा। आप अच्छे से इसको नोट करो, एक बार आप ट्राई करो बच्चों इसको। तो बच्चों नोट कर लिया होगा, ट्राई भी करो आप लोग पॉज करके इसको। अब हम समझते हैं, आपको पता है कुल ऊर्जा E बराबर क्या होता है, एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब हमें प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है बच्चों, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण E इक्वल्स टू 5 प्लस हाफ mv², ये होता है बच्चों, ये सबको पता है। हमें निकालना है 5, तो 5 बराबर क्या होगा, E माइनस हाफ mv²। फर्स्ट स्थिति। अब E के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों, एक और E का मान क्या लिख लेंगे बच्चों, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस हाफ mv², ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्थिति, लैम्डा 1 बराबर 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यह मैं इसको लिखेंगे 3000 इंटू 10 की घात माइनस 10 एंगस्ट्रॉम, या लैम्डा 1 बराबर 3 इंटू 10 की घात माइनस 7 मीटर, ये मीटर हो गया। लैम्डा 2 कितना है बच्चों, 6000 एंगस्ट्रॉम, या 6000 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर, या 6 इंटू 10 की घात माइनस 7। और क्या बोला है, इनकी ऊर्जाओं का, अधिकतम ऊर्जाओं का, अब पता है लैम्डा कम है तो ऊर्जा ज्यादा होगी बच्चों, तो क्या हो जाएगा V1 बटा V2
बराबर 3:1। क्या मान लिया? 3:1। या पहले वाले में मान ली ये हो गया। यदि V1 बराबर कितना है? V है। V1 कितना है? V है। तो V2 कितना हो जाएगा? V/3। V1 को अगर V रखूंगा तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? V/3। तो हमको सारे मान बच्चों हमको मिल गए। अब हम इसको अलग अलग करके पुट करेंगे बच्चों। तो एक बार आप इसको नोट कर लो, तो मैं यहाँ का मिटा दूँ। अब इसको अलग अलग करके हम लोग पुट करके सवाल को बच्चों हल करेंगे। बच्चों अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। अब देखो पहली स्थिति के लिए ले, तो क्या हो जाएगा? कार्यफलन तो वही रहेगा क्योंकि समान धातु है। φ1 बराबर hc अपॉन λ1 कितना आ जाएगा? 3 × 10⁻⁻7 माइनस हाफ m v1 की जगह आ जाएगा v²। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति φ = hc अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों? 6 × 10⁻⁻7 माइनस हाफ m × v/3 का स्क्वायर। इस v/3 को क्या कर देंगे बच्चों? hc अपॉन 6 × 10⁻⁻7 माइनस हाफ m × v²/9। इसको इधर लाया बच्चों। इसको क्या किया? इसको गुणा में ले आया 9 को। तो 9φ बराबर 9hc अपॉन λ। ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक बार चेक करो। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेते हैं। 9φ बराबर hc अपॉन 6 × 10⁻⁻7 माइनस हाफ m v²। इधर भी 9 आ जाएगा गुणा में। 9 को पूरे समीकरण में क्या कर दिया? गुणा कर दिया बच्चों। ये समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। हमारे पास 2 समीकरण मिल गए हैं बच्चों। अब हम आराम से सवाल को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। मैं यहाँ का इरेज कर रहा हूँ बच्चों। 2 में से 1 करूँ तो बच्चों आंसर आ जाएगा। क्या रह जाएगा? 9φ माइनस φ कितना हो जाएगा? 8φ। इससे ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ कितना है? 9hc अपॉन 6 × 10⁻⁻7 माइनस hc अपॉन 3 × 10⁻⁻7 8φ। कॉमन क्या आ गया बच्चों? यहाँ ऊपर आ गया hc, नीचे आ गया 3 × 10⁻⁻7। ऊपर क्या रह गया बच्चों? 9, नीचे क्या रह गया? 2, माइनस क्या रह गया? 1। अब 8φ बराबर या φ बराबर hc अपॉन 8 आ गया भाग में 8 × 3 × 10⁻⁻7 इंटू 9/2 क्या हो जाएगा? लसब आ जाएगा 2, 9 माइनस 2। तो φ बराबर hc अपॉन 24 × 10⁻⁻7 इंटू ये हो जाएगा आपके 7/2। अब सारे मान यहाँ पे रखने पड़ेंगे। h का मान आपको पता होता है, c का मान आपको पता होता है। अगर हम रख लेंगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ रखने की ट्राई करता हूँ, जगह इतनी है अपने पास। φ बराबर 6.62 × 10⁻⁻34 इंटू 3 × 10⁸ बटा 24 × 10⁻⁻7 इंटू 7/2। ये कट गया, एक बार ये कट गया 8 बार, ये 2 से कट गया 3.31। तो ऊपर क्या रह गया बच्चों? 3.31 इंटू यहाँ रह गया 7 बटा कितना है 8 इंटू माइनस 34। ये 7 जाते ही ऊपर का क्या हो गया? प्लस का, तो 10⁻34 इंटू 10⁻15। तो φ बराबर 3.31 इंटू 7/8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आंसर आपका। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चेंज कर सकते हैं। इसको चाहे तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। जैसा आपने को सवाल दिया है वैसा हम इस सवाल को चेंज कर सकते हैं बच्चों।
तो इस सवाल को बच्चों आप अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, एग्जाम में आने लायक सवाल है, तो अच्छे से इस सवाल को बच्चों क्या करो, नोट कर लो। फिर मैं आगे बात करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे बात करें बच्चों, और न्यूमेरिकल करेंगे, पर उससे पहले हम नए टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। नया टॉपिक है बच्चों, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। देखो बच्चों, क्या ध्यान रखना है, इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि देखो अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग बातें की, तो उन सब बातों का निष्कर्ष निकला कि प्रकार की प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, द्वैत होती है। क्यों? इसमें हम ध्यान रखेंगे कि प्रकाश की कुछ घटनाएं जिन्हें हम तरंग सिद्धांत से समझा सकते हैं, और कुछ घटनाएं जिन्हें हम कणीय सिद्धांत से समझा सकते हैं, और कुछ घटनाएं जिन्हें दोनों से समझा सकते हैं। समझना, प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं जिन्हें कण सिद्धांत से या जिन्हें तरंग सिद्धांत से समझा जा सकता है, और कुछ घटनाएं जिन्हें दोनों ही सिद्धांत से समझा जा सकता है। इसलिए हमेशा हम क्या कहते हैं, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है। कैसी होती है? द्वैत प्रकृति होती है, ध्यान रखना। तो इसमें अलग अलग वैज्ञानिक आए। सबसे पहले देखो 1600 में न्यूटन ने क्या दिया, कणिका सिद्धांत दिया। फिर हाइगेन का तरंग सिद्धांत आया। फिर मैक्सवेल ने क्या किया, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की, तब चीजें और करेक्ट हो गई। उसके बाद बच्चों क्या आया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आया। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई। तब से ही सब चीजें डाउट में, फाइनली निष्कर्ष क्या निकलता है, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है बच्चों, द्वैत प्रकृति। तो अलग अलग सिद्धांतों के आधार पे हम लोग कहते हैं कि प्रकाश की प्रकृति हमेशा कैसी होती है, द्वैत प्रकृति होती है। तो क्या लिखेंगे कि प्रकाश की कुछ घटनाएं, प्रकाश की कुछ घटनाएं तरंग सिद्धांत से कुछ घटनाएं हम किससे समझ सकते हैं, तरंग सिद्धांत से। कुछ घटनाओं की व्याख्या जैसे लिख लेते हैं, व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण। कुछ घटनाओं की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। तरंग सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। आगे लिखेंगे, प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, ये बच्चों हम लोग पढ़ते हैं आगे। कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव सर सीवी रमन, भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने दिया, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आदि की व्याख्या
आदि की व्याख्या कणीय सिद्धांत के आधार पर, क्वांटम सिद्धांत, कणीय सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। तो पहले हमने बात की व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, हमने बात की प्रकाश, विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव व क्वांटम प्रभाव। आगे देखो प्रकाश की कुछ अन्य घटनाएं, प्रकाश की कुछ अन्य घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन आदि की व्याख्या तरंग व कणीय दोनों सिद्धांत, तरंग व क्वांटम दोनों सिद्धांत से कर सकते हैं। तरंग व क्वांटम दोनों सिद्धांत से कर सकते हैं। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत प्रकृति होती है। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति होती है। तो बच्चों ये अब इसमें बहुत सारी बातें, जैसे आपको ये मैंने लिखवा चुका हूँ एक बार कि पहले सबसे पहले न्यूटन का कणिका सिद्धांत आया, हाइगेन का तरंग सिद्धांत आया, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की। तो ये बच्चों सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं किए, सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो आप इसका अच्छे से क्या करो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान रखना। इसका अच्छे से क्या करो बच्चों, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर तरीके से अच्छे से, फिर हम आगे बात करते हैं बच्चों। एक अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों इसको। अब देखो बच्चों, दो टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं बच्चों। कितने टॉपिक? दो टॉपिक, जिसमें एक टॉपिक का नाम है द्रव्य तरंगों की परिकल्पना। द्रव्य तरंगों की परिकल्पना, यहां बात द्रव्य तरंग मतलब मैटर वेव्स, और ये देने वाले वैज्ञानिक का नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग की परिकल्पना। उसके बाद इसी से संबंधित एक प्रयोग है जिसको कहते हैं डेविसन जर्मर प्रयोग। डेविसन जर्मर प्रयोग। तो बच्चों ये दोनों टॉपिक लगभग आपके 2 या 3 लेक्चर और चलेंगे, फिर आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा हो जाएगा। तो अगला टॉपिक हम बात करेंगे द्रव्य तरंगों की परिकल्पना। पूरा अपना लेक्चर, एक लेक्चर है, 1.5 लेक्चर इसके ऊपर लगेगा, और फिर हम लोग आ जाएंगे अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक डेविसन जर्मर। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे सवाल बनते हैं बच्चों। तो बच्चों इन सबको हम लोग अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम सारी बातें करेंगे। आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों आप लोगों को जिस किसी को नोट्स चाहिए 11th के या 12th के चैप्टर नंबर 11th और 12th के नोट्स स्कूल में मिल रहे हैं आपको, और 11th चैप्टर के सेकंड नंबर 11th क्लास के सेकंड चैप्टर और 12th क्लास के 11th और 12th चैप्टर, इनके नोट्स आपको स्कूल के अंदर मिल रहे हैं। स्कूल में आके नोट्स दे जाके फोटोकॉपी करवा के वापस दे सकते हैं। तो ये नोट्स हम लोगों ने बनाए अपने हाथों से, तो आप इस पर ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम और नई बातें डिस्कस करेंगे बच्चों। आप वीडियो को इसी तरह देखते रहें, चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।